हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं जे एडवांस 2022 के मैथमेटिक्स के पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, पहले 8 क्वेश्चंस थे, वो 0 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट न्यूमेरिकल आंसर करेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स हैं सच दैट बीटा लाइज बिटवीन -π/4 to 0 एंड अल्फा लाइज बिटवीन 0 to π/4। अब आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नोन है एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नोन है, तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं इसमें हम जो थोड़े सिमिलर टर्म्स हैं उनको टुगेदर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिमिलर बोलूँ तो हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा को एक जगह लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को एक जगह लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस बीटा साइन बीटा, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा फिर साइन अल्फा कॉस बीटा, नो साइन अल्फा यहाँ से क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो न्यूमरेटर में बचेगा एक तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों टर्म्स को क्लब किया। अब हम इन दोनों टर्म्स को क्लब करते हैं, डिवाइडेड बाई नॉट इक्वल टू बट प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इन दोनों में न्यूमरेटर में वही बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बाय द वे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बन रहा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू हमें नोन है। तो हम कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर से बाहर ले लेते हैं, तो मेरे पास एक तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा टाइम्स, अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 अपॉन, और यहाँ पे साइन बीटा कॉस बीटा, तो 2 साइन बीटा कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 बीटा, राइट। या फिर आप इसको ऐसे रहने दो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा इनटू ये प्लस में आ जाएगा 2 अपॉन में साइन 2 अल्फा। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की आप तो चाहे वैल्यू पुट करते जाओ, 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 टाइम्स, इनका एलसीएम आ जाएगा साइन 2 बीटा इंटू साइन 2 अल्फा। ठीक है, और ऊपर एक 2 चल ही रहा है और 2 टाइम्स आ जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसमें आप 2 साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो। 2 साइन सी साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस ऑफ सी माइनस डी माइनस कॉस ऑफ सी प्लस डी। ठीक है, और आप चाहे तो और भी सेपरेटली कर सकते हो, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और कर दो, तो ये ऐसा करने से क्या होगा, इसमें आप 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। बाय द वे इसमें आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो यह आ जाएगा 4/9 टाइम्स, न्यूमरेटर में यहाँ पे 4 आ गया, 4/4 आ गया। ठीक है, 4 टाइम्स, और साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा हो जाएगा 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और 2 साइन से साइन डी हो गया कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, राइट, प्लस कॉस ऑफ नॉट प्लस बट माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। नाउ टेल मी, अगर आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा पता है तो आप कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा पता है तो आप कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो। तो ये दोनों हम फाइंड आउट करके रख लेते हैं, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। इन दोनों की वैल्यू अगेन मेरे पास नोन है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 2/3। चलो हम निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा जो है ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, तो आएगा 2 टाइम्स 4/9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली, ये हो जाएगा 4 to 8 माइनस 9 माइनस का 1/9। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, कॉस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना 1/3, तो ये हो जाएगा 1/9, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7/9, और ये सारी वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में पुट करने पर मेरे पास क्या आ गया, तो एक्सप्रेशन जो है वो है 4/9 टाइम्स
ये है 4 टू जा 8 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, ये है 1/3 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना है भाई 2/3 होल डिवाइडेड बाई, इनमें से हर एक की वैल्यू कितनी है -1/9 -7/9 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये 7 + 1 8 बन गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया एक्चुअली, तो बचा कितना 2 का स्क्वायर बचा, तो एक्चुअल में मेरे पास बचा 16/9। नाउ क्वेश्चन में क्या निकालना है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब इसका बॉक्स निकालना है और इसके बॉक्स की वैल्यू तो आपको पता है कि 1 ही आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ में आप रेट कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स है जो आपको करने हैं, है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड, बट इसमें मैनिपुलेशन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। सो बच्चों ये तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। इसको आप राइट हैंड साइड ले जाके y की सारी एक टर्म्स एक जगह लाओगे तो ये हो जाएगा dy/y² - 4y इज इक्वल्स टू dx/x, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट तो कर दो और 1/y² - 4y आप इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करो और न्यूमरेटर वाले 4 को आप y - 4 ऐसे लिख दो dy और इसको आप लिख दो y इंटू y - 4 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx/x, ठीक है। ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा 1/4 टाइम्स इंटीग्रल dy/y - 4 माइनस इंटीग्रल dy/y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx/x प्लस c। तो इनमें से हर एक का इंटीग्रल हो जाएगा, इसका हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ y - 4 माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल्स टू ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। नाउ यू नो दैट x इक्वल्स टू, है ना, 1 पे y की वैल्यू है 2, x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू है 2, तो 2 पुट करने पर ये भी 2 ln2 माइनस ln2 0 हो गया और ln1 भी 0 होता है, तो c की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से। और फिर मेरे पास फंक्शन क्या आ गया कि ln ऑफ, इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दो, मॉड ऑफ y - 4/y का मॉड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ln मॉड ऑफ x, और इसको आप चाहे तो ln ऑफ x की पावर 4 भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि द स्लोप ऑफ कर्व इज नेवर 0, है ना, y का स्लोप कभी 0 नहीं है, यानी कि जो dy/dx है एक तरह से dy/dx भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि y की वैल्यू 0 या 4 नहीं हो सकती, दैट इज अंडरस्टूड। नाउ आपको x की वैल्यू √2 पे y की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू √2 पे y इक्वल्स टू व्हाट, तो मेरे पास क्या आ गया मॉड ऑफ, इसको आप डिवाइड करके लिखो 1 - 4/y इज इक्वल्स टू ln ऑफ √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये ln है, ये हो जाएगा ln ऑफ √2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 4, ये ln से ln हटा दो आप, तो 1 - 4/y जो है वो +-4 से ओपन होगा, तो दो बातें हो सकती है, तो 4/y इक्वल्स टू -3 या फिर एक हो सकता है 4/y इक्वल्स टू 5। आप पाओगे यहाँ से y की वैल्यू -4/3 आएगी, है ना, या फिर आएगा आपके पास y की वैल्यू 4/5। नाउ क्वेश्चन में 10 टाइम्स y √2 की वैल्यू पूछी है। अब ये जो x ग्रेटर देन 0 बोला गया है ना, x ग्रेटर देन 0 बोला गया है और द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0, स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर 0, इन सब चीज़ों के हिंट से हम किसी तरह से मॉड का पता लगा सकते हैं कि मॉड हमेशा कैसे खुल रहा होगा, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x से ही खुल रहा होगा, और y - 4/y सिंस y(x) का स्लोप कभी 0 नहीं है, इनमें से जो वायबल चॉइस लग रही है मुझे वो 4/5 लग रही है, और अगर आप 10 टाइम्स y √2 में y √2 की जगह 4/5 पुट कर दोगे तो 10 टाइम्स 4/2 यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, y की जगह आप -4/3 पुट करोगे तो कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है ना, जैसे कि इसका स्लोप जो है, बाय द वे एक बार स्लोप को हम फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि dy/dx, है ना, dy/dx की वैल्यू क्या है, ये है y टाइम्स y - 4 डिवाइडेड बाई x। अगर x की वैल्यू √2 पे मैं y की वैल्यू -4/3 पुट कर दूं
तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना। y की वैल्यू -4/3 पुट करने से क्या होगा। अब आपको ये थोड़ा सा सोचना है कि 1 पे y की वैल्यू 2 है ना, और y कभी 0 को नहीं जा रहा, dy बाई डी एक्स 0 को नहीं जा रहा, यानी कि y जो है ना, y अपना 0 ओपन से लेके 4 ओपन के बीच में ही कहीं वेरी करेगा। तो ऐसे मेरे पास खाली एक ही चॉइस है, y इक्वल्स टू 4/5 विच इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी मॉडरेट डिफिकल्टी का क्वेश्चन कह सकते हैं। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कंपटीशन के कैट्स में एमटी सर ने करवाया था। तो जिन बच्चों ने वो प्रोग्राम लिया था वो इसको डायरेक्टली कर पाए थे बहुत ही कम टाइम में, 30 सेकंड्स में, राइट। फटाफट से ऑब्जर्व करो कि अगर f ऑफ x, है ना, अगर f ऑफ x या y इक्वल्स टू log बेस 2x³ प्लस 1 है, तो 2 की पावर y इक्वल्स टू x³ प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि x जो है वो 2 की पावर y माइनस 1 की होल पावर 1/3 आ जाएगा। यानी कि इसका जो इन्वर्स फंक्शन है f इन्वर्स x, वो 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1/3 होगा, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फंक्शन, अच्छा नॉट जस्ट दिस, आप लिमिट्स भी देखो। इस फंक्शन में आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, है ना, log ऑफ 2 बेस 2 1 होता है। और अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो y इक्वल्स टू log ऑफ 9 बेस 2 आएगा, वही लिमिट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कर मान लो कैसा भी हो, ठीक है। मेरे को दो लिमिट्स लगानी है, x की वैल्यू 1 से लेके 2, ठीक है, x की वैल्यू 1 से लेके 2, एंड उसी इंटरवल में एक तो ये एरिया अंडर द कर्व हो गया, उसी इंटरवल में f इनवर्स की वैल्यू, है ना, और इसकी जो लिमिट्स आएगी वो वही 1 से लेके log ऑफ 9 बेस 2 के बीच में आएगी, और एक ये वाला एरिया हो गया, एक तो ये एरिया हो गया और एक ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, इन दोनों एरियाज के सम के बारे में आप क्या बोल सकते हो। इन दोनों एरियाज का जो सम होगा उसकी मैं बाउंड्रीज ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इसका एरिया हो जाएगा, एरिया बोल लो, है ना, या फिर ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रल आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू 1 और 2 है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू लॉग 9 बेस 2 माइनस इसका है 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये सिंपली लिखा हुआ है 2 log, ठीक है, ट्वाइस ऑफ log ऑफ 9 बेस 2 माइनस 1। अब log 8 बेस 2 जो है वो 3 होता है और log 16 बेस 2 है वो 4 होता है। तो ये 3 के क्लोज की क्वांटिटी है, लेट से 3.1। उसको डबल कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.2, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5.2। अब क्वेश्चन में इसका क्या पूछा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू, तो जो इसका बॉक्स है वो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ रखा है उससे हो सकता है क्वेश्चन हो ही ना। सो बच्चों, ये आपका एक सिंपल सा लॉग का एफएम का क्वेश्चन है। इसमें आपको दोनों साइड जो है वो लॉग बेस 5 ले लेना है। तो ये बन जाएगा log x बेस 5 की होल पावर 16 टाइम्स log ऑफ x बेस 5 का होल क्यूब माइनस 68 log x बेस 5 इक्वल्स टू log बेस 5 की पावर माइनस 16। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, log ऑफ x बेस 5 को मान लेता हूँ t। ये पूरी पावर बाय द वे पीछे हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 16 टाइम्स t क्यूब माइनस 68 टाइम्स t, ठीक है, टाइम्स t इज इक्वल्स टू माइनस 16। सिंप्लीफाई करके लिखो 16, अच्छा एक 4 से कैंसिल भी करके लिख दो तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स t की पावर 4 माइनस 17t स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स इजीली हो रहे हैं, 4t की पावर 4 माइनस 16t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने 4t स्क्वायर कॉमन लिया, t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 4t स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दो बातें हो सकती है, या तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 और t स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2 या फिर t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अभी आप याद करो, आपके t को हमने क्या माना था, log ऑफ x
बेस 5, इसकी वैल्यू प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 की पावर हाफ, 5 की पावर माइनस हाफ, 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर माइनस 2। सारे के सारे पॉजिटिव है और इन सब का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसको आप x1, x2, x3 और x4 मान लो, तो इन चारों का प्रोडक्ट है वो 1 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, तो चारों का प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर है आपका 1 और ये कह सकते हैं कि इस पेपर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। सो बच्चों ये लिमिट का क्वेश्चन है। अब एक्सटेंडिंग टू 0 पे आप पाओगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं और ये दिस क्वेश्चन कैन बी बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, अब नीचे जो साइन स्क्वायर एक्स है आप ट्राई करो कि इसको आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। नाउ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स की हेल्प से आगे जाके जब आप देखोगे ना तो ये लिमिट 1 को आप अलग से पुट कर सकते हो। ये किस केस में आप पुट नहीं कर सकते, जब ये दोनों लिमिट सेपरेटली फाइनाइट नहीं बन रही हो, बट अगर आप इसमें ये लिमिट पुट करोगे इंटरमीडिएट लिमिट, तो ये आगे जाके फाइनाइट आ रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x क्यूब का एक्सपेंशन अप टू x क्यूब से आपको मतलब है बिकॉज डिनोमिनेटर में एक तरह से x की इफेक्टिव पावर कितनी हो गई 3, 2 यहाँ से एक यहाँ से x की इफेक्टिव पावर 3 है, तो न्यूमरेटर में हम x क्यूब तक के एक्सपेंशन को रखेंगे, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, माइनस इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स जिससे मुझे मतलब नहीं है, प्लस ये है 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ हायर ऑर्डर टर्म्स माइनस 1, ठीक है, और टाइम साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स होल डिवाइडेड बाई, इसको मैं 1 लिख के इसको मैं नीचे एक्स क्यूब ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल है बट आगे जाके आप देखोगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जाके दिक्कत होती तो हम फिर से सोचते कि हाँ ये हमने गलत किया था। चलो देखो ये 1 से -1 कैंसिल हो रहा है, ये 1 से ये वाला -1 कैंसिल हो रहा है, बची हुई टर्म में हम एक्स क्यूब की टर्म्स को कंबाइन करके लिख देते, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ से है 1, यहाँ से है प्लस का 1/3, ठीक है, यहाँ से कितना है x को -x² 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हायर पावर आ जाएगी जो कि मेरे काम की नहीं है, तो मेरा इतना ही काम का अपॉन एक्स क्यूब लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस 2 माइनस 3 यानी कि 5/6, और ये बीटा की वैल्यू आई तो आपको 6 बीटा निकालना है, तो 6 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो आई वुड से कि ये लिमिट का एक इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं थी। सो बच्चों ये एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, जैसे कि a की पावर 5 कॉमन आया तो वो कॉमन लेके बची हुई इक्वेशन लिख लो, हो जाएगी a² माइनस बीटा -1 टाइम्स a माइनस बीटा टाइम्स i, बिकॉज कॉन्स्टेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे आप i से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, i क्या है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टाइम्स a की पावर 5, और इसका डिटरमिनेंट है इक्वल्स टू 0। आप सोचिए इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप a की जगह एक्सपुट कर दो, तो x² माइनस बीटा -1x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है x² माइनस बीटा एक्स प्लस x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x आपने कॉमन लिया तो बचेगा क्या x माइनस बीटा प्लस 1 टाइम्स x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 1 टाइम्स x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, तो इसका आप लिख सकते हो a प्लस आई टाइम्स a माइनस बीटा आई का वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू नहीं है, डिटरमिनेंट है, तो हम इसको ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली अब मैं रिजल्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a प्लस आई का डिटरमिनेंट, पहले तीनों का प्रोडक्ट लिखते हैं, a प्लस आई टाइम्स a माइनस बीटा आई टाइम्स a की पावर 5 का होल डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो तीन बातें हो सकती है, या तो डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई इक्वल्स टू 0, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई इक्वल्स टू 0, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। a की पावर 5 का डिटरमिनेंट इज द सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ a की होल पावर 5। अब आप डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लो यहाँ से, ठीक है, तो बीटा के मल्टीप्लिकेशन में तो 0 ही है, प्लस 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0, और 1 टाइम्स 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये तो हो नहीं सकता, दिस पॉसिबिलिटी इज रिजेक्टेड।
अब मुझे ये दो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है। ए प्लस आई का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इसमें आप डायगोनल में 1 1 1 ऐड कर दो तो ये बनेगा बीटा प्लस 1 0 1 2 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1। ठीक है, ये जीरो करने पर बीटा की वैल्यू क्या आ रही है हम देख लेते हैं। अब क्या कर सकते हो, R3 की जगह R3 प्लस R2 कर सकते हो, या फिर सी में आप चेंज कर सकते हैं ना। मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ कि C3 गोज टू C3 प्लस C2, तो डेल्टा बन जाएगा बीटा प्लस 1 2 3 0 2 1 और ये बन जाएगा 1 0 0। अब इसको थर्ड कॉलम के और एक्सपेंड कर दोगे तो बीटा के इंडिपेंडेंट आएगा और ये भी 2 माइनस 6 यानी कि माइनस 4 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस पॉसिबिलिटी को भी रिजेक्ट आपने कर दिया। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बच के आती है कि a माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, a माइनस बीटा का डिटरमिनेंट। तो वो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इसमें से आप बीटा माइनस बीटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 0 0 1 2 3 1 माइनस 2, यह आ जाएगा 1 माइनस बीटा और यह आ जाएगा माइनस 2 माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको आप थर्ड कॉलम के नहीं पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कर दो तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू 3 बीटा आ गया, 3 बीटा इक्वल्स टू आ गया क्या 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई 1/3। नाउ क्वेश्चन में 9 बीटा पूछा है तो 9 बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ये हो गया इसको करने का आसान तरीका। एक और तरीका जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आता है बट उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो उस तरीके से लेंदी हो जाएगा। एंड विद दिस मेथड दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट। ऑलराइट, नाउ दिस क्वेश्चन वाज प्रोबेबली वन ऑफ द टफर साइड क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। इसमें हाइपरबोला के अच्छे वाले कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाइपरबोला के हम दो ब्रांच बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं, फोकस मान लेते हैं ये एस और ये S1। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं P। ये P है और P पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है आगे जाके, तो हम वो भी ड्रॉ लगभग कर देते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट दैट, आपको क्या करना है, एक बारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पूरी अच्छे से। ये हाइपरबोला है, इसका आपको A भी पता है, एसेंट्रिसिटी पता है, सब लिख लेते हैं। A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 8, E इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 8 20 64 और या फिर 16 चौक 64 और 16/25, तो 25 प्लस 16 रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई 5, और इन अदर वर्ड्स ए स्क्वायर इज 41/25। ठीक है, आपको 2a भी पता है, 2a की वैल्यू है 20 और a की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो 2AE जो है उसकी वैल्यू कितनी है, ये हो गई फोकस के बीच की डिस्टेंस है ना। 2AE कितनी है, 4 रूट 41। विद ऑल दिस इन माइंड पॉइंट्स के नाम देख लेते हैं। फोसाई को S और S1 बोला है, क्लियर कट मेंशन किया है कि पॉजिटिव एक्सिस वाला S है। P एक पॉइंट है हाइपरबोला पे जो कि हमने ये मान लिया। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लेट एंगल SP1 अल्फा, हमें ना SP1 और S1 SP/S1 इसको भी इससे जॉइन करा देते हैं। तो ये जो दो फोकल रेडियाई है इनको मिलाने वाला जो एंगल है वो अल्फा है, और आपको पता है कि टेंजेंट है उस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये दोनों एंगल अपने आप में कितने कितने हो जाएंगे, α/2 और α/2। ठीक है, आगे जाके क्या बोला गया है, SPS इक्वल्स टू अल्फा विद अल्फा लेस देन π/2, एस अल्फा की वैल्यू लेस देन π/2 है। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ टेंजेंट एट P। S से पास करती है और इस पिंक लाइन के पैरेलल अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और वो किसको कहां पे मिलेगी, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला इंटरसेक्ट्स द स्ट्रेट लाइन S1P। ये S1P लाइन को भी मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं थ्रू दी फोकस तो इसको आगे जाके कहीं पे मिलेगी। और तो ये मान लो आगे जाके कहीं पे मिलती है।
नाउ इस पॉइंट को नाम दिया गया है P1। ऑलराइट, नाउ ऑब्जर्व कपल ऑफ थिंग्स कि अगर ये एंगल अल्फा बाई 2 है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है पिंक वाली, तो ये एंगल भी अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं द नाउ व्हाट, लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। SP1 की P से डिस्टेंस, ठीक है, ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको नाम दिया गया है आपके पास डेल्टा। नाउ लेट मी डू वन थिंग, मेरे को फोकस से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालने दो। ये डेल्टा है तो एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, तो ये भी डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, नाउ डेल्टा हो गया बीटा इज इक्वल टू S1P। ये जो S1P है, S1P कितना हो गया, इस पूरे की वैल्यू बोली गई है बीटा, P की दूसरे फोकस से डिस्टेंस। अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हाइपरबोला की, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी टेंजेंट पे, हाइपरबोला में भी वैलिड है, एलिप्स में भी वैलिड है, कि किसी टेंजेंट पे दोनों फोकस से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें तो उन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट जो होता है वो सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता है, इन दिस केस ट्रांसवर्स एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस के स्क्वायर यानी बीटा बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर, एक और परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप कर देता हूँ जो कि हो गया ये। ठीक है, नो इसमें और बीटा में क्या रिलेशन होगा, अगर बीटा ये वाली साइड है और ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 है, तो ये मेरा हो गया बीटा टाइम्स साइन अल्फा बाई 2। इसको मैं परपेंडिकुलर 2 बोल देता हूँ, और जो परपेंडिकुलर 1 है वो है डेल्टा। नाउ मेरे पास रिलेशन ये है कि P1 P2 जो होता है वो मेरा बी स्क्वायर के इक्वल होता है। P1 की वैल्यू में डेल्टा और P2 की वैल्यू में बीटा साइन अल्फा बाई 2, ये पुट कर देता हूँ बी स्क्वायर के। बी स्क्वायर कितना है भाई, 8 8 जा 64। ऑलराइट, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा डेल्टा बाई 9 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, ये तो सॉल्व होगा क्वेश्चन। बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 9। और अब मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है बॉक्स, तो ये कितना हो जाएगा 9 7 63, 7 पॉइंट समथिंग। तो इसके बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। सो बच्चों, इसमें ये तो देखो एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0,5/12 पर है, और इसका जो ग्राफ है ना, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक बार मैं x ग्रेटर देन 0 के लिए देख सकता हूँ, फिर सिमेट्री से दूसरी साइड भी बना दूंगा। तो ये मॉड कैसे खुलेगा, ये खुल जाएगा y इक्वल्स टू 2 माइनस 8/3x, और ये वाला y कितना है x स्क्वायर प्लस 5/12। आई वॉन्ट टू फाइंड ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो निकाल देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5/12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8x/3, या फिर x स्क्वायर प्लस 8x/3 प्लस 5/12 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि आप एलसीएम लो, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 5 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5 माइनस 24 कितना हो गया, माइनस 19। 12x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, ठीक है, हम इसको इधर लेके आए, इसको भी इधर लेके आए, माइनस का 19 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये कौन से पॉइंट पे कट करता है। इसके फैक्टर इजीली हो रहे हैं क्या, 19 और 12, 19 दूनी 38 और 6, यस। तो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे 12x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 6x माइनस 19 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 6x प्लस 19 माइनस 1 टाइम्स 6x प्लस 19 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आएगी, x इक्वल्स टू हाफ और x इक्वल्स टू माइनस 19/6। मैंने शुरू से x को पॉजिटिव लेके चला है, तो x इक्वल्स टू हाफ एक्सेप्टेड, माइनस 19/6 रिजेक्टेड। तो मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है ना। अभी तक जो हमने किया उसका आप रफ वर्क मान के चलो। दैट वाज द प्रिपरेशन फॉर व्हाट इज अबाउट टू कम। तो एक तो हो गया मेरे पास पैराबोला, ठीक है, इसके लिए 0 पे 5/12, और माइंड यू ये 0 पे 2 से शुरू हो रहा है, तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। बाय द वे 0 कहाँ पे हो जाएगा, 3/4 पे 0 हो जाएगा पूरा। आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 3/4 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें फंक्शन कैसे लेना है,
एफ एक्स और जी एक्स का मिनिमम। तो ये जो पॉइंट आया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट आया हाफ, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला ना, तो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व जो है हमें चाहिए वो ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड इसी का मिरर ले लो। ठीक है, इनमें से कोई एक आप एरिया निकाल लो। 0 से हाफ तक तो कौन सा कर्व चलेगा मेरा, ये वाला कर्व चलेगा। ठीक है, और हाफ से लेकर 1 तक मेरा कौन सा चलेगा, ये तो ट्रायंगल है, इसके लिए आपको इंटीग्रेट भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसके वर्टेक्स लिख लो। ये जो पॉइंट है ये है हाफ कॉमा 0, ये जो पॉइंट है ये है 3/4 कॉमा 0, और एक्स इक्वल्स टू हाफ पे इनमें से किसी में भी पुट करके वाई की वैल्यू निकालो। जैसे आप इसमें 2 - 8x/3, एक्स की जगह हाफ पुट करके निकालोगे तो आ जाएगा 2 - 4/3, यानी कि 3 × 6 - 4/3 यानी 2/3। इसकी जो हाइट है वो आई, ये पॉइंट है 1/2 कॉमा 2/3। तो ये ट्रायंगल का एरिया, तो मैं इस फिगर को नाम देता हूँ ना ए बी सी डी, ये तो अलग है, और ट्रायंगल सी डी ई अलग है। तो जो डिजायर्ड एरिया है, ठीक है, अल्फा जिसको नाम दिया गया है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जो डिजायर्ड एरिया है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेके हाफ, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है x² + 5/12 dx, और प्लस ये ट्रायंगल का एरिया सी डी का, तो आप हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लो। बेस कितना है, 3/4 माइनस हाफ होता है 1/4, और हाइट इसकी कितनी है 2/3। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इसका इंटीग्रल x³/3 + 5x/12, ठीक है, फ्रॉम 0 to हाफ प्लस 1/12। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स x के लिए हाफ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/24 + 5/24 प्लस 1/12 का ये हो जाएगा 1/6। ये कितना हो गया, 5 + 1 6/24, 6/24 इज हाउ मच, 6/24 इज 1/4, 1/4 इंटू 2 इज हाफ, हाफ प्लस 1/6 इज 6, 2 × 3 = 6 + 1, 4/6 और 2/3। अल्फा की वैल्यू 2/3 आ गई, तो 9 अल्फा कितना हो जाएगा, 9 × 2/3, दैट इज 3 × 2 = 6। 9 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। और ये क्वेश्चन रिलेटिवली मॉडरेट डिफिकल्टी का था, इजियर साइड भी कह सकते हो। हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। अभी अपन जेईई एडवांस का जो पेपर 2 है उसके जो मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस, जिनकी मतलब मैं देख रहा था, बच्चों के रिएक्शंस देख रहा था, बात भी होती खूब सारे बच्चों के मल्टी करेक्ट, जैसे पेपर 1 में मैंने बताया था और पेपर 2 में अगेन बता रहा हूँ। खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको सोचने पे बहुत मजबूर कर रहे थे, मतलब है ना। कुछ पॉइंट ऐसे मेरे को भी लगे थे क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था ना, ये मैं वीडियो सोल्यूशन बनाने से पहले देख रहा था मैं, तो मतलब कुछ जैसे एक वेक्टर 3D का क्वेश्चन आएगा, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट थे जो वो क्लिक करने बहुत जरूरी थे आपके, वो इंस्टेंट क्लिक करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना कि यार ऐसे कर लेते हैं क्या, मतलब ऐसे कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये जो सोचने का प्रोसीजर है ना, और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज है, ध्यान रखना पड़ेगा। मल्टी करेक्ट हर बार, मतलब एडवांस के लिए अगर कोई मतलब प्योरली एडवांस का जो इंपॉर्टेंस रखता है ना मैथ्स के अंदर, मल्टी करेक्ट लेके आता है आपका। तो एक एक क्वेश्चंस पे डील करते हैं अपन। चलिए, पहला क्वेश्चंस मेरे को इजी लगा, मतलब बाकी क्वेश्चंस देखे ना, उनके कंपेयर में मेरे को लगा कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। जस्ट डायग्राम बनाना है और मजे करना है, कुछ नहीं है इसमें इतना ज्यादा। लेट PQRS भी एक क्वाड्रिलेटरल इन ए प्लेन, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास में कोई एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ओके, वेयर QR इज इक्वल टू 1, ये QR का वैल्यू 1 दिया हुआ है। PQR ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। एंड QRS ये वाला एंगल भी 70 डिग्री दिया हुआ है, ओके। PQS ये एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी ये वाला एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, ओके। एंड PRS थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो PRS है
ये एंगल कितना दिया हुआ ना 40 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। पी आर पी एस ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। पी क्यू इक्वल टू अल्फा, ये पी क्यू दिया हुआ है अल्फा, पी एस दिया हुआ है बीटा। ओके, इतना चीज अपन को दिया हुआ था बेटा, मतलब जो जो चीज दे रखा था ना डायग्राम में यार, उसको तो आराम से अपन डायग्राम बना के ड्रॉ कर ही सकते ना। अब थोड़ा सा ना सोचने पे मजबूर करता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। ज्योमेट्री लगानी है और मजे करना बेटा, बहुत ही ज्योमेट्री का बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। ये एंगल 15 डिग्री, टोटल एंगल था 70 डिग्री, तो फिर ये बचा हुआ एंगल कितना, बचा हुआ एंगल सर 55 डिग्री। वेरी गुड, ये 55 डिग्री, ये वाला एंगल टोटल कितना था 70 डिग्री, तो फिर बचा हुआ एंगल कितना आएगा, अगेन 55 डिग्री। अरे बात बन गई, ये 55 डिग्री, ये 55 डिग्री। जैसे इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल पी इसमें बात कर लो क्यू आर एस के अंदर, ट्राइंगल क्यू आर एस में ये दो एंगल 55 के है, तो ये आइसोसेलेस टाइप का ट्राइंगल हो गया, तो अपोजिट साइड इक्वल रहेगी। ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगी, क्यों, वन इंटरेस्टिंग चीज अब बन जाएगा आपसे, ये 1 ये 1, ठीक है। अब वैल्यू किसका निकालना है उस पर बात करते हैं। वैल्यू निकालना है 4 अल्फा बीटा इंटू में साइन थीटा। चलिए, साइन थीटा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है और बीटा किस में आ रहा है, इस ट्राइंगल में बात आ रहा है पी एस आर में, तो इस ट्राइंगल में बात करते हैं अपन, इन ट्राइंगल पी आर एस, ठीक है। साइन रूल लगा दो यार, इन ट्राइंगल पी आर एस में साइन रूल लगा दो आप। साइन रूल अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा ना कि 1 के पॉजिटिव साइड है ये, तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ओके, बीटा भी चाहिए, बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री, बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री, ठीक। तो यहां से बीटा साइन थीटा डिग्री कितना आ गया, साइन 40 डिग्री, और बीटा साइन थीटा, मतलब इतना वैल्यू आ गया। अब अल्फा लेके आना बस अपन को, अल्फा किसके अंदर आ रहा है, अल्फा आ रहा है इस ट्राइंगल में पी क्यू आर के अंदर, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके अंदर लगा दो साइन रूल। ट्राइंगल पी क्यू आर में लगाएंगे साइन रूल, तो अल्फा किसके अपोजिट में है, अल्फा के अपोजिट में ये वाला एंगल कितना बचेगा बेटा, ये वाला एंगल 30 डिग्री बचेगा ना, लिखा नहीं था, अरे ये 40 तो टोटल 70 तो 30 बच गया, तो अल्फा अपॉन 30 डिग्री, अल्फा अपॉन सॉरी 30 नहीं साइन 30 डिग्री, ठीक, इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला एंगल कितना बचेगा जी, ये वाला एंगल नहीं निकाला ना, ये 70, ये 30 तो 100, ये 80 बच जाएगा, है ना। तो ये 1 अपॉन में साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री, तो अल्फा कितना आ जाएगा ना, अल्फा आ जाएगा साइन 30 मतलब 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री अपॉन में, ये अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया, और बीटा साइन 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 4 टाइम्स में अल्फा मतलब 1/2 साइन 80 डिग्री, और इंटू में बीटा साइन ये आ जाएगा साइन 40 डिग्री, यानी तो सिंप्लीफाई होता दिख रहा है, ये 2 आएगा, ऊपर 2 साइन 40 डिग्री, नीचे साइन 80 को क्या लिखेंगे अपन, साइन 40 कोस 40, और इंटू में 2 आता ही है, तो 2 ये कैंसिल आउट, 1 अपन कोस 40 मतलब कितना, सेक 40 डिग्री बेटा। अब ना, अब थोड़ा सा सोचना तो और पड़ेगा, क्योंकि एडवांस है वो, सोचना हर स्टेप में सोचना चाहेगा, वो सोचो आप। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, एक इंटरवल में दिया हुआ है, एक इंटरवल में दिया हुआ है, तो सेक 40 क्या हो सकता है ना, अपने से बोल सकते हैं ना सेक 30 और सेक 45 के बीच का वैल्यू है। सेक 30 मतलब कितना, कोस 30 का उल्टा 2/√3, और ये कितना आ जाएगा ना √2, इसके बीच में देख लो 2 अपॉन 1.7, तो कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग से लेके 1.44 तक, तो एक तो ये ऑप्शन ए आ गया, 1 पॉइंट समथिंग से ये आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए एंड बी फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। यार ये तो क्वेश्चन करने लायक था, है ना, थोड़ा सा बस सोचने पे मजबूर कर रहा था, डायग्राम बना के आपको उस टाइप की चीजें सोचनी थी बस।
फिर ये क्वेश्चंस बनने लायक था। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस भी ठीक था, मतलब डुएबल था। ये जो चीज है ना, आप कंफ्यूज कर रहे हैं यार, कितना इजी चीज दिया हुआ है। ये अल्फा है ना, अल्फा तो आपको एक तरह से इनफाइनाइट टर्म की जीपी दिया हुआ है ना। साइन पाई बाई 6 क्या होता है, 1/2, 1/2 की पावर के, ये ऐसे लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू 1/2 का पावर के, 2k सॉरी, और के कहां से कहां जा रहा है, के जा रहा है आपके पास में 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये अल्फा ये है, अल्फा ये है 1/2 का पावर 2k। तो आप कितना बनेगा, ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का पावर 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम की जीपी बन जाएगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा ना, 1/4, 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा ना, 1/3 आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू अगर 1/3 है तो यहां से अपन gx निकाल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक पेपर 1 में भी था, है ना, उसमें f ऑफ थीटा निकालना था, फिर वो पुट करना था। तो यहाँ पे gx कितना आ जाएगा ना, 2 टाइम्स x/3 प्लस 2 टाइम्स ये बन के आ गया, ये gx निकाल दिया अपन ने। ठीक है, अब नीचे कौन कौन से ऑप्शन सही होते, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और फंक्शन gx अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, ओके, एंड मिनिमम वैल्यू अटेंड्स एट मोर देन 1 पॉइंट, ओके। मैक्सिमा मिनिमा के लिए अपन ग्रेटेस्ट वैल्यू लिस्ट वैल्यू के लिए अपन क्या क्या चीज चेक करते हैं बेटा, चेक ये करते हैं कि जो आपको डोमेन दिया हुआ है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी चेक करते हैं, और इसका क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब g' इक्वल टू 0 करके भी चेक करेंगे। तो पहले मैं ये कर देता हूँ g' इक्वल टू 0, g' बड़ा 0 किया तो ये आ जाएगा 2x/3 इंटू में 1/3 इंटू ln2, और ये आ जाएगा माइनस आएगा एक तो दिख ही रहा 2 1 माइनस x/3 इंटू में 1/3 इंटू ln2, है ना। तो ये कितना कॉमन आ गया ना, ln2/3, तो ये आ जाएगा 2x/3 माइनस 2 1 माइनस x/3 और इक्वल टू 0 कर दिया इसको, है ना, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो ये तो टर्म 0 होगा नहीं, ये 0 बनेगा। ये 0 कब होगा, जब पावर इक्वेट कर दो, तो x/3 इक्वल टू 1 माइनस x/3, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। और ये किस में आ रहा है बेटा, ये डोमेन वाले पार्ट में आ रहा है। तो ना क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, g'(x) चेक कर लो यार, g'(x) चेक कर लो, है ना। g'(x) अपन इसी को डिफरेंशिएट करें, ln2/3 और ये 2x/3 इंटू 1/3 इंटू ln2 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 माइनस x/3 और ln2/3। तो इसका मतलब ln2/3 बाहर आके स्क्वायर हो गया, ln2/3 का होल स्क्वायर, और अंदर बन गया 2x/3 प्लस में 2 1 माइनस x/3। अरे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब g'(x) x की सारी वैल्यू पे पॉजिटिव होगा। तो g'(x) अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये x इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम वैल्यू देगा। तो x इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम वैल्यू मिल गया अपन को, ठीक है। और ये भी निकाल लेते हैं अपन कि g(0) कितना आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम में दोनों चेक करते हैं ना, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक करते हैं। g(0) कितना आ जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1/3, है ना, क्योंकि अल्फा 1/3 है। g(1) निकालेंगे तो इस बार ये 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 की पावर 1/3, ओके, ठीक है। और g(1/2) पे जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो और निकाल लो आप। g(1/2) करोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा ना, 1/2 यहाँ पे पुट कर देता है, 1/2 1/3 1/6, और ये 1 माइनस 1/2 ये भी 1/6, तो 2 इंटू 1/6, 2 की पावर क्या होगा 1 प्लस 1/6, 2 की पावर 7/6 आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू छोटा है सबसे, ये वाला सबसे बड़ा वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास मिलेगा 1 प्लस, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स में मिल रही है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, B एंड C। और मिनिमम वैल्यू ये मिल रही है, तो A B C आपके 3 इसके बेटा फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। ये नोट डाउन करने लायक चीज था, अच्छे से इसको देख सकते हो।
चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चंस था, और ये वाला बड़ा ऐसा क्वेश्चंस था ना कि आपने पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में फिर ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी थी। इस बार ना मतलब मैंने लास्ट टाइम के पेपर 1 में भी देखा था, वो पेपर 2 के भी 2-3 क्वेश्चंस में देख रहा हूँ कि आपको ना ऑप्शंस की भी खूब सारी हेल्प लेनी पड़ रही है। मतलब ऑप्शंस में अगर ऐसा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन करनी है, ऐसा सोचना पड़ रहा था। Let z bar denote the complex conjugate of a complex number z if z is a non-zero complex number for which both real and imaginary part of this condition are integers। ठीक है, तो जब भी ना कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कंडीशन है, या तो एक काम तो क्या कर सकते हैं, z को पुट करो x प्लस आयोटा वाई एंड देन सिंप्लीफाई इट, है ना। जब ऐसे रेसिप्रोकल टाइप में टर्म दिया हो ना तो क्योंकि फिर 1 उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/z², फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम लगेगा। तो उस केस में क्या चीज करते हैं ना कि z को पुट कर दिया करो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल लेने में कोई टाइम नहीं लगता है। जब रेसिप्रोकल टाइप का टर्म दिया हो ना तब मैं बोलता हूं कि इस टाइप के टर्म पुट कर दिया करो। अब तो आप सिंप्लीफाई करो, इसमें z बार कितना आ जाएगा, z बार आ जाएगा इसमें r इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आ जाएगा r स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ना 1/z², मतलब 1/r² इंटू ई की पावर आयोटा 2 थीटा। अब ये ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ना r² प्लस 1/r² ई की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा, ये आ गया है ना, ऊपर लेके गया फिर कॉमन ले लिया। अब ये किसके बराबर दिया है कि इसके जो भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है ना वो इंटीजर है, तो मैं इसको ये मान लेता हूं, ये मैंने खुद से ये बोला कि r² प्लस 1/r² इंटू ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा 2 थीटा, इसको मान लिया अपन ने कि x प्लस आयोटा वाई है, कुछ ऐसा भी नहीं दिया, हाँ x प्लस आयोटा वाई के बराबर मान लिया, या फिर a प्लस आयोटा भी मान लो। अगर x प्लस आयोटा भी कुछ बच्चे ने अगर ये मान के चला तो कंफ्यूजन ना हो तो बोल रहा हूं मैं, a प्लस आयोटा भी मान लो। और यहाँ पे कंडीशन भी लिख देंगे कि a और b दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर होने चाहिए। a और b दोनों के दोनों क्या होने चाहिए ना, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, चलो सोचते हैं कुछ, है ना। पहला चीज इस टाइप की जब कंडीशन आ जाए ना, यहां पे ये जैसे ही मेरे को ये टर्म दिखाई दी ना, मेरे माइंड में हाथों आता है कि दोनों तरफ मैं कॉन्जुगेट ये मॉडुलस ले लूं मैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉडुलस है ना उसका वैल्यू 1 होता है, ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा अगर रियल हो तो मॉडुलस 1 होता जाता है इसका। तो दोनों तरफ मैंने मॉडुलस लिया तो r² प्लस 1/r² ये बचा है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ना स्क्वायर रूट का a² प्लस b², इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो r का पावर 4 प्लस 1/r का पावर 4 प्लस में कितना आ जाएगा ना 2 आ जाएगा, इक्वल टू a² प्लस b²। ये तो बना, तो ये तो कितना आ जाएगा r का पावर 8 प्लस में इसको इधर लेके गए तो ये इधर आके माइनस होगा, तो आप ये लिख दो माइनस का r का पावर 4 और a² प्लस b² माइनस का 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये बन के आ गया, अब सुनते रहना बड़े ध्यान, काफी इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। r का पावर 4 इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे ना a² प्लस b² माइनस का 2 प्लस माइनस में स्क्वायर रूट में a² प्लस b² माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई में 2, ये बन के आ गया, ये चीज बन के आ गया। यहाँ सब पे क्या है ना, ये इसकी जो वैल्यू आएगी ना उस पे पावर 1/4 दिया, सब पे 1/4 है, मतलब अपन सही चल रहे हैं, यहां तक ऐसा कॉन्फिडेंस आया। अब ऑप्शन की हेल्प में जाना पड़ेगा अलग अलग। क्या डिनोमिनेटर में 2 दिया है, यहां भी 2 दिया है, इसका मतलब ये जो टर्म है ना ये 43 के बराबर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब a² प्लस b² माइनस 2 इक्वल टू 43, तो यहां से a² प्लस b² का वैल्यू 45 आ गया। कोई दो परफेक्ट स्क्वायर 45 मतलब 36 और 9 बोल सकते हैं। तो a और b के अगर मैं पेयर बनाऊंने की क्या क्या पेयर बन सकते हैं, तो यार प्लस माइनस का 6 और प्लस माइनस का 3, या फिर प्लस माइनस का 3 और प्लस माइनस का 6, ये 4 पेयर बना सकते हैं, सॉरी 4 4 8 पेयर बना सकते हैं इसे। ओके,
अब ये वाला वैल्यू एग्जैक्ट अगर अपन को 3√205 मिल गया तो अपन सही टिक मार देंगे। तो मैंने ना इसका यूज कर रहा हूं मैं यहां पे क्या आ जाना 45 माइनस 2 किए तो क्या आ जाएगा ना 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, और -4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, तो ये तो कितना आ जाना 43 माइनस 2 41 इंटू में 45 को लिख सकते हैं 9√5 9 इंटू 5, 9 को बाहर ले लिया, इस पर स्क्वायर रूट है तो ये 3 बाहर आ गया, और 45 इंटू 205 यही बन के आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं पावर 1/4 लिया अपन ने, है ना, पावर 1/4 लिया तो बना अपने पास। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2i ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7/2 प्लस का 2 कर देंगे तो 4 11/2, 2 परफेक्ट स्क्वायर, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा आगे। इसका मतलब डायरेक्टली अपन ए ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ सकते थे बेटा, है ना, क्योंकि ए और बी क्या होना चाहिए ना, इंटीजर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है अपना ये। ठीक, चलिए अगले वाले क्वेश्चंस पे। ओके, इसमें इसने बड़ा ताम झाम करवाया, बहुत डायग्राम बनाने की ट्राई की है ना, लेकिन यार एक बात है, एडवांस के क्वेश्चंस में ना एक्चुअल बच्चे का लेवल क्या है ना पता लग जाता है, आपको एक एक पॉइंट पे सोचने को मजबूर करेगा वो, है ना। चलिए देखते हैं, लेट जी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस r, लेट g1 g2 g and be n सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस स्मॉल r, सपोज each of n circles touches the circles g externally, also n circles gi touches gi plus 1 externally and gn touches g1 externally। इसका मतलब क्या हो रहा है, सुनो आप, यहां पे ये दिया हुआ है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं i की जगह 1 पुट के, तो g1 g2 हो गया, g1 g2 टच कर रहे हैं, फिर g2 g3 टच करेंगे, फिर g3 g4 टच करेंगे, ऐसे करके फिर gn किसको टच करेगा ना, g1 को टच करेगा। मैं बता देता हूं, जैसे ये g1 है, ये g2 को टच कर रहा है, ये जैसे ये है g1, ये है g2, ये g3 है, अरे सर क्या बना रहे हो, अरे क्या करें यार, ये g3 है ना, ये g4 है, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलते 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 ना यहां पे कहीं ना कहीं आगे gn बनेगा, gn बनेगा, ये g1। अब ना एक सर्कल G और है जो सबको टच कर रहा है, जो सबको टच कर रहा है बेटा एक्सटर्नली, ये सर्कल G है, ये सबको टच कर रहा है जी। यहां पे और भी सर्कल्स है जो खूब सारे अन्य सर्कल्स, ये डायग्राम बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे डायग्राम बनाने की ट्राई करूं, इतना इंफॉर्मेशन दिया था अपन को ना, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये जो लाइन होगा इसको अपन क्या बोल सकते हैं ना, ये स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा, है ना। ऐसे इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तो स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, लेकिन अगर ऐसे ही मिला दिया ना तो ये स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल बना, ये साइड कितना आ जाएगा ना 2r, ये r प्लस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब अगर मैं पूछूं ये जो एंगल है ना, इस एंगल के बारे में अगर कमेंट करना चाहे कोई बच्चा, कमेंट सेक्शन में वीडियो रोक के बताना चाहे, बता सकता है बेटा। सोचो ये एंगल क्या हो सकता है, n सर्कल्स है, ये एंगल क्या होगा, टोटल एंगल होता है 2 पाई, ऐसे n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो बेटा ये एंगल आ जाएगा 2 पाई बाई n। ये बहुत काफी सोचने वाला चीज था, तब यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू के लिए अपने देखना है, ठीक है। स्क्वायरिंग वगैरह भी देखनी है, तो एक काम क्या करते हैं ना, इस ट्राइंगल के अंदर अपन कोसाइन रूल लगा देते हैं। कौन सा रूल, कोसाइन रूल। तो cos 2 पाई बाई n इक्वल टू कितना आएगा ना, इसके सामने वाली साइड तो हटाएंगे, बाकी साइड जोड़ देंगे, तो ये स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस में 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ट्वाइस ऑफ r प्लस r का होल स्क्वायर, ये बन के आ गया,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, तो ये तो कितना आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ r प्लस आर का होल स्क्वायर, तो कितना बचेगा ना, cos 2 पाई बाई एन माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 2r का स्क्वायर, तो माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब 2r का स्क्वायर बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ r प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई बाई एन। 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर ट्वाइस ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब पाई बाई एन। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू में कितना आ जाएगा ना, सॉरी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू में साइन पाई बाई एन, है ना। अब अपन को एक तरफ r रखना है ना, तो मैं क्या करता हूं ना, इसको इधर लेके गए तो r इंटू कोसेक पाई बाई एन इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो कैपिटल R इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, स्मॉल r अगर कॉमन ले तो कोसेक पाई बाई एन माइनस 1, ये बन के आ गया, ये बन के आ गया। अब ऑप्शंस में खेलना पड़ेगा, अब ऑप्शंस में खेलना पड़ेगा बेटा कि क्या क्या होगा ऑप्शंस, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं अपन। चलिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ ना, ऑप्शन ए में दिया है कि n का वैल्यू अगर अपन 4 पुट करते हैं तो ये होना चाहिए, तो n अगर मैं 4 पुट करता हूं, ठीक है, n अगर मैंने 4 पुट किया ना तो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r कोसेक पाई बाई 4, कोसेक पाई बाई 4 कितना होगा ना, √2 माइनस का 1, और इसमें क्या दिया ना, इसमें तो इक्वल टू आ रहा है, इसमें लेस देन दिया, इसका ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन बी पे चलते हैं। n का वैल्यू 5 पुट करो बेटा, n का वैल्यू 5 पुट के तो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r कोसेक पाई बाई 5 माइनस का 1, ओके, इसमें √2 वगैरह ये सब दिया हुआ है ना, अच्छा इक्वल दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, तो एक काम क्या करते हैं ना, पाई बाई 6 पे वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, तो पाई बाई 5 कोसेक पाई बाई 5 बड़ा होगा, कोसेक पाई बाई 6 बड़ा होगा। कोसेक में क्या होता है ना, कोसेक अगर मैं 0 डिग्री बोलूँ तो 0 होता है, सॉरी इन्फिनिटी होता है 1/0, है ना, और कोसेक अगर मैं 30 डिग्री बोलूँगा तो कितना आता है ना, 2 आता है, कोसेक 45 बोलूँगा तो √2 आता है, मतलब वैल्यू घटने लग जाती है, तो वैल्यू घटने लग, तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा अगर मैं ये लिखूँ कोसेक R इंटू में कोसेक पाई बाई 6 माइनस में 1, सॉरी कोसेक पाई बाई 6 वाला वैल्यू बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ये चीज देख सकते हो आप 1/sin0 2 √2 2/√3, हाँ वैल्यू घटने लग जाता है, तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना होता है 2 - 1, तो ये तो r बचेगा, तो ये r लेस देन r आ गया, और इसमें दिया उल्टा, इसमें दिया उल्टा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। चलो n इक्वल टू 8 पुट कर लेते हैं अपन, n इक्वल टू 8 पुट कर लेते हैं सी ऑप्शन के लिए, n इक्वल टू 8 इसके अंदर पुट करना है, कोसेक पाई बाई 8 माइनस 1, यार कोसेक पाई बाई 8 का मतलब हो गया 180/8, ओके, √2 माइनस 1, तो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा ना, कोसेक n अगर 8 पुट करेंगे तो 180/8 करेंगे तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा ना, ये 90/4, तो ये तो 45/2, है ना, 45/2,
तो √2 दिया है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि π/8 इज ग्रेटर देन r इंटू कोसेक, ये आ जाएगा √2 - 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोसेक π/4 ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, तो r इज ग्रेटर देन √2 - 1, ये सही है, तो सी ऑप्शन सही है आपका। डी पे आ जाते हैं। डी के लिए अपन को क्या करना है ना, n = 12 पुट करना है। n अगर 12 पुट करेंगे ना अपन, तो कितना आ जाएगा ना, कैपिटल R = स्मॉल r कोसेक π/12 - 1। यार n अगर 12 पुट कर दिया ना, तो 180/12, 180/12 कितना हो गया यार, 115 डिग्री। ओके, साइन 15 का वैल्यू मालूम है, तो अपन वो वाला यूज कर सकते हैं, r इंटू में साइन 15 का वैल्यू कितना होता है ना, 3√3 - 1, तो 2/2 √2, तो उसका उल्टा 2√2/√3 - 1 इंटू में √3 + 1, √3 + 1 ये कर दिया माइनस का 1, तो ये तो कितना आ जाएगा ना, 3 - 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये तो आ गया r इंटू में √2 √3 + 1 -1, और यहाँ पे लिखा हुआ है +1, तो r इक्वल टू क्या है, +1 करेंगे। ओ माय गॉड, ये तो सही है, तो ये तो +1 कर रहे हैं तो बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब डी भी सही है, इसका मतलब सी एंड डी इसके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे बेटा, नोट डाउन आराम से आप कर सकते हो। चलिए अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में क्या, लेट i कैप, j कैप एंड k कैप बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये चीज दिया हुआ है, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, और ये वाली कंडीशंस दिया हुआ है। b2 b3 का जो मल्टीपल है वो पॉजिटिव है, a.b आपको 0 दिया हुआ है। फिर ये चीज दे दिया, इस पर मैं सही बता रहा हूं, इस क्वेश्चंस में ना ऑब्जर्वेशन क्लिक करना, हाथों हाथ देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। तो पहला काम तो क्या करते हैं ना, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो 0 आ जाएगा, इसको इससे किया, माइनस का c3b2 प्लस में c2b3 इक्वल टू किसके टाइम्स है, 3 माइनस का c1 के, और ये फिर है c3, ये 0 हो जाएगा, माइनस का c1b3 ये बराबर है 1 माइनस का c2 के, और ये दिया हुआ माइनस का c2 प्लस का c1b2 और ये 0 है, इक्वल टू -1 माइनस का c3। अगर कोई बच्चा ढंग से सोचे, अब थोड़ा सा क्लिक करने वाली बात और है, अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, इसको करूं मैं सॉरी आयोटा नहीं, इसको आई कैप से, इसको जे कैप से, इसको के कैप से, तो 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप क्या बन रहा है, ए वेक्टर, और माइनस ये सारे के सारे ये क्या बन रहा है, सी वेक्टर। कहने का मतलब इस पूरे को मैं आई कैप से मल्टीप्लाई, इस पूरे को जे कैप से, दोनों तरफ है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वेक्टर से आप डॉट क्रॉस करो, कोई दो इक्वल क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे मैंने ये चीज किया ना, तो इस तरफ तो क्या बन के आ जाएगा ना, इस तरफ बन के आ गया माइनस का c3b2 प्लस में c2b3 इंटू में आई कैप प्लस में जे कैप इंटू c3 माइनस का c1b3 और ये प्लस में के कैप इंटू में माइनस का c2 प्लस में c1b2 इक्वल टू क्या बन रहा है ना, इसको आई कैप से किया तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस का सी वेक्टर। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो क्वांटिटी, इसको समझना पड़ेगा सी और बी के टर्म्स में। एक्चुअल में ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना, ये सी क्रॉस बी है बेटा, ये जो टर्म लिखा है सी क्रॉस बी है। सर कैसे पता लगा, अगेन बोलूंगा बेटा, क्लिक करना पड़ेगा माइंड में ऑब्जर्वेशन। आप सी क्रॉस बी निकालो, सी क्रॉस बी निकालो, सी क्रॉस बी कितना आ जाएगा ना, सी क्रॉस बी आएगा आई कैप जे कैप के कैप, सी कितना है c1 c2 c3, बी वेक्टर कितना है 1 b2 b3, मल्टीप्लाई करो, आई कैप के मल्टीपल में कितना आ जाएगा ना, c2 b3 माइनस का b2 c3 माइनस के जे कैप के मल्टीपल में कितना आएगा ना, c1 b3 माइनस का c3 प्लस के कैप के मल्टीपल में कितना आएगा ना, c1 b2 माइनस c2। देखो आप बन रहे क्या, आई कैप के मल्टीपल में c2 b3 पॉजिटिव माइनस का b2 c3, ये सही बन गया। जे कैप प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस को, तो c3 पहले आएगा, पहले
के कैप के मल्टीपल में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो टर्म बन के आया अपने पास में सी क्रॉस बी किसके बराबर है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर पे। ये जो चीज है ना ये मेन चीज था बस क्वेश्चंस का। अब तो बस प्योरली कैलकुलेशन थोड़ा सा बचा है, वो आप नॉर्मली करते ही हो। अब क्वेश्चंस में ज्यादा खास नहीं बचा हुआ। चलिए पहला काम तो यहां पे देखा है ए डॉट बी जीरो, तो आप दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दो, सी क्रॉस बी दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट किया बी के साथ, तो ये ए डॉट बी आएगा माइनस में सी डॉट बी आएगा, और ये वाला वैल्यू कितना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से दो अगर सेम तो ये जीरो, और ये ए डॉट बी कितना दिया हुआ था, जीरो दिया हुआ था, माइनस में बी डॉट सी भी कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब बी डॉट सी कितना आ गया, जीरो आ गया, और बी डॉट सी जीरो को आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन के लिए ये आपका बी ऑप्शन बन गया, ठीक है ना। ए ऑप्शन के लिए क्या 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 करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखो कि डॉट किसके साथ ले रहे हैं, सी के साथ ले रहे हैं, तो डॉट सी के साथ ले लो, सी क्रॉस बी डॉट ले लिया सी के साथ, तो ए डॉट सी माइनस सी डॉट सी मतलब सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू कितना है, जीरो, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इक्वल का मतलब ये ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल को मान लो थीटा, और ये सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट, तो ए वेक्टर का मोड इंटू कोस थीटा इक्वल टू सी वेक्टर का मोड, ये बन के आ गया। अब यार ए वेक्टर का मोड जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, उनके बीच का, ठीक है, तो इसका मतलब ये सी वेक्टर ये जीरो नहीं हो सकता, ये गलत है। ओके यार ये कर सकते हैं डी वाला जल्दी से, सी वेक्टर का जो मोड है वो दिया है तो आप निकाल सकते हो, सी वेक्टर का जो मोड है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर का मोड कितना आएगा, 9 + 1 + 1 √11 इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा का वैल्यू कभी लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो लेस देन और इक्वल टू √11, तो डी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के लिए क्या बोला हुआ ना, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन निकालते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस में क्या दिया हुआ ना, ये बी स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर, ठीक है। बी टू स्क्वायर बी थ्री स्क्वायर के लिए क्या चीज करें ना, ओके इसको लगाते हैं ए डॉट बी को, ए डॉट बी अगर मैंने किया ना तो ए डॉट बी करेंगे तो बनेगा 3 + b2 - b3, और ये ए डॉट बी कितना है, जीरो है, ओके। इसका मतलब 3 किसके बराबर आ गया ना, 3 बराबर आ गया b3 - b2 के, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो 9 = b3 स्क्वायर b2 स्क्वायर -2 बन गया, b3 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा ना, 1 प्लस में 9 प्लस में 2 टाइम्स b2 b3, तो मोड b किसके बराबर आ गया ना, 10 प्लस में 2 टाइम्स b2 b3। अब ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, खुद बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर बेटा, ये क्वांटिटी क्या है ना, पॉजिटिव है, तो ये 10 में कोई पॉजिटिव जोड़ेंगे अपन तो 10 से तो बड़ा ही होगा, इसका मतलब b का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन है √10 से। कैसे कैसे ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं ना, तो ये भी सही है, इसका मतलब बी सी डी इसके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे बेटा, इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर x बिलोंग्स टू R लेट द फंक्शन y of x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल, और जीरो पे वैल्यू जीरो दिया है, तो कुछ ना कुछ तो लोचा करने वाला है वो, है ना, इतना इजी तो नहीं करेगा वो। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में 12 इंटू डी एक्स, मतलब तो सिंपली e की पावर 12x आ गया, तो फिर क्या लिखते हैं अपन, y इंटू ई की पावर 12x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और राइट हैंड साइड। अच्छा इन्होंने ये गेम खेल लिया, एक्चुअल में ये जो होता है वैसे बेसिक अपन बोर्ड में तो बच्चे याद ही करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला e की पावर ax इंटू में cos bx है ना, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में डायरेक्टली याद रखने के लिए भी बोलते हैं, आप प्रूफ भी कर सकते हो, e की पावर ax अपॉन में a² प्लस b² a cos bx प्लस में b sin bx, ये होता है।
अगर किसी को याद नहीं है ना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मानो i इक्वल टू और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मान के इसको सिंप्लीफाई कर दो आप। ये सेकंड टर्म मान लो, ये फर्स्ट टर्म मान लो, सिंप्लीफाई कर दो आप तो भी हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर याद है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं अपन। चलो करते हैं अप्लाई। तो y इंटू में e की पावर 12x इज इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा e की पावर x मतलब e की पावर 12x डिवाइडेड बाई में a स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब पाई बाई 12 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में a मतलब कितना आ जाएगा 12, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए मैं, a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू पाई बाई 12 है बेटा, ठीक है। तो 12 इंटू में कोस पाई बाई 12x प्लस पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12x, ओके, ये बन के आ गया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, प्लस में c आ गया। c का वैल्यू निकालने के लिए लोगों ने क्या दे रखा है ना कि y ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो क्या बन जाएगा ना 0 बन गया, और इधर क्या बन जाएगा ना 1/12 स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का स्क्वायर, और 0 पुट करेंगे अगर अपन तो ये वैल्यू कितना देगा ना cos 0 कितना 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, और ये वैल्यू साइन 0 कितना 0, तो ये 12 अपॉन ये बन के आ गया प्लस का c, तो c का वैल्यू ये आ गया आपके पास में -12 अपॉन में 12 स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का होल स्क्वायर। चलो पुट करते हैं, तो ये बन के आएगा y इंटू ई की पावर 12x इक्वल टू में ये -12, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो ई की पावर 12x कैंसिल आउट, तो ये कॉमन ले लेते हैं अपन 1/12 स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का होल स्क्वायर अगर कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा ना, अंदर बचेगा ये तो कैंसिल आउट, तो ये 12 कोस पाई बाई 12x प्लस पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12x, और ये कितना आएगा ना, ये -12 इंटू में ये डिवाइड किए तो ये आ जाएगा माइनस का 12 इंटू ई की पावर माइनस का 12x, ये बन के आ गया। अब यहां से सॉरी ये वाला हट जाएगा, है ना, यहां से y इक्वल टू बचेगा, ये टर्म बन के आ गया। अब इसमें एक ऑप्शन था कि पीरियोडिक फंक्शन, यार पीरियोडिक तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला टर्म क्या है, नॉन पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ऑप्शन डी तो नहीं हो पाएगा, ऑप्शन डी तो गलत हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं अपन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए यार वही इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर dy बाई डी एक्स चलो कर देते हैं, ये 1/12 स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का स्क्वायर, और 12 माइनस का 12 इंटू में साइन पाई बाई 12x इंटू में पाई बाई 12, और प्लस में पाई बाई 12 इंटू में एक पाई बाई 12 हो रहेगा तो इसका स्क्वायर, और कोस पाई बाई 12x माइनस माइनस ये आ जाएगा +12 का स्क्वायर इंटू ई की पावर -12x, ये बन गया। ये 12 से 12 कैंसिल आउट, ओके, ठीक है, ये चीज बन के आ गया, है ना, 12 से 12 कैंसिल आउट, ये चीज बन गया कि dy बाई डी एक्स है ना, एक बार थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं, 1/12 स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का होल स्क्वायर, ये माइनस पाई इंटू साइन पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 का होल स्क्वायर कोस पाई बाई 12x प्लस 12 स्क्वायर ई की पावर -12x। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो फॉर्म है ना, इतना फॉर्म, ये किस टाइप की फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रहा है a साइन x, a साइन पाई बाई 12x प्लस में b cos पाई बाई 12x, a साइन पाई बाई 12x प्लस b cos साइन पाई बाई 12x। इसका जो वैल्यू होता है वो ये होता है स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इसके बीच में वेरी करता है। कहने का मतलब यहाँ पे वेरी किसके बीच में करेगा ना,
पाई स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का पावर 4, इससे पहले लगाएंगे नेगेटिव और इससे पहले लगाएंगे पॉजिटिव, तो पाई स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का पावर 4, इसके बीच में वेरी करेगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में वेरी करेगा, तो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। ये वाला वैल्यू मान लो बहुत बड़ी वैल्यू पे ये 0 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, तो मतलब ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, ठीक है। अब सी ऑप्शन बचेगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर बीटा सच दैट लाइन y इक्वल टू बी इंटरसेक्ट द कर्व एट इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पे अगर ये x इन्फिनिटी को जा रहा है तो e की पावर -x का ग्राफ तो किधर जाएगा, 0 को, ये तो ठीक है 0 को अप्रोच करने लग गया। ये जो टर्म है ना, ये जो a sin x, a sin पाई बाई 12x प्लस में b cos पाई बाई 12x, इसको शॉर्ट में अपन ये लिख सकते हैं ना, साइन पाई बाई 12x प्लस कोई अल्फा एंगल, है ना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा यहाँ पे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके बनाते हैं। तो ये इन्फिनिटी पे साइन का कुछ ऐसा ग्राफ बना, ठीक है, और y इक्वल टू कोई बीटा लाइन है, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पे कट करेगा, है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि जो अपना सी ऑप्शन है वो सही आ जाएगा बेटा। तो यार कितना कुछ करना पड़ रहा है, मतलब इसने ठीक है स्टार्टिंग में इजी दिया था, लेकिन फिर यहाँ पे वो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अगर पता होता तो इतना इजी कैलकुलेशन हो जाता, ये तो फिर उस फॉर्मूले को प्रूफ करो फिर थोड़ा टाइम लगता। तो यार ये था मेरी तरफ से मल्टी करेक्ट पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों का। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में बेटा, एंड ऑल द बेस्ट। और कोई भी टाइप की डाउट हो ना इसमें जरूर बता देना मेरे को, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, देखिए यार क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है कंसीडर 4 बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। तो हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखें तो इस तरीके से 20 बॉल्स दे रखी है और बोला है हर एक बॉल जो है वो डिफरेंट है दूसरे से, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि बॉक्स नंबर जो 1 है, बॉक्स नंबर 2, ठीक है, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, इस तरीके से हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। हर एक बॉक्सेस में 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू बॉल्स अवेलेबल है, ठीक है। आगे बोला है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 10 बॉल्स बी चूजन फ्रॉम दीज 4 बॉक्सेस, ठीक है। 10 बॉल हमें चुननी है इन 4 बॉक्सेस से, जिससे कि हर एक बॉक्स से एक रेड और एक ब्लू बॉल तो कम से कम आनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँगा एग्जैक्टली एक रेड एक ब्लू बॉल आए तो इस तरीके से 2-2-2 हर एक बॉक्सेस से बॉल निकलेगी, टोटल 8 बॉल तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगी। बची 2 बॉल हमें कैसे सिलेक्ट करनी है वो हमें सोचना होगा। अब इसमें ना हमें ऑफकोर्स थोड़ा क्या बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे आकर सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से बॉल्स निकल रही होंगी, है ना, कैसे कैसे चीज़ें चल रही होगी। तो मैं इसको सोचने के लिए ऐसे बोलता हूँ कि यार जो 2 एक्स्ट्रा बॉल हैं वो हो सकता है कि वो एक ही बैग से निकल रही हो। अब एक ही बैग से अगर निकल रही है तो उसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी ये बन सकती हैं कि जो 2 एक्स्ट्रा बॉल निकल रही हैं वो हो सकता है कि रेड कलर की निकल जाए। तो जिस एक बॉल किसी एक बैग से अब क्या होगा ना कि 3 रेड निकल रही होंगी, एक ब्लू निकल रही होगी, इस तरीके से 10 बॉल बन सकती है। बाकी 3 बैग से तो एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, इससे करके 10 बॉल बन सकती है। तो इस तरीके से हमें केसेस बना के सभी को ऐड करके करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम, ठीक है, मतलब जो हम एक्स्ट्रा बॉल निकाल रहे हैं ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो किससे निकल रही है। 2 एक्स्ट्रा बॉल्स आर ड्रॉन केस 1 फ्रॉम 1 बैग ओनली, ठीक है। और यहाँ पे चलो अपन वो लिख लेते केस 2 फ्रॉम 2 बैग्स, ठीक है। 3 का कोई मतलब बनता नहीं है ना, 3 बैग से तो निकलने का मतलब फिर तो 3 बॉल निकलने, हमें तो चाहिए एक्स्ट्रा 2 ही। तो देखो यार एक जो हम एक बैग की बात कर रहे हैं तो आपको हमें 4 से कोई सा एक बैग सेलेक्ट कर लिया 4C1 से। 4C1 से जब हमने बैग सेलेक्ट किया तो देखो हर तरह की जो पॉसिबिलिटी बन सकती है सब पे हम बात करने वाले हैं।
है ना। तो जो 2 एक्स्ट्रा बॉल निकाली उसमें भी ऑफकोर्स बैग तो चलो सेलेक्ट हो गया कि हाँ बैग नंबर 3 से 2 एक्स्ट्रा बॉल निकलेंगी। अब वो 2 बॉल कौन से कलर की निकलेंगी ये भी तो बात है। हो सकता है कि वो दोनों के दोनों एक्स्ट्रा बॉल रेड कलर की निकले, है ना, और ब्लू की निकल नहीं सकती क्योंकि ब्लू की निकलेगी तो एक तो पहले निकल रही थी, 2 और थोप दी उसके ऊपर, 3 बॉल ब्लू है ही नहीं बैग में तो निकल ही नहीं सकती। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि दोनों पहले तो सेम कलर की निकले, तो उसमें हमने बोला कि 3 रेड और 1 ब्लू बॉल, ये तो किसी एक बैग से निकल रही होगी। बाकी 1 रेड 1 ब्लू बॉल, 1 रेड 1 ब्लू बॉल, 1 रेड 1 ब्लू बॉल का क्यूब इस तरीके से निकल रही होगी। और क्या हो सकता है, इनके जो नंबर्स है वो अभी इसके नीचे हम लिख देंगे। और ये हो सकता है कि भाई दोनों ब्लू तो निकल नहीं सकती, तो 1 रेड 1 ब्लू निकल सकती है, हाँ बिल्कुल निकल सकती है। तो 2 रेड 2 ब्लू, और बाकी जो निकल रही थी 1 रेड 1 ब्लू वो एज इट इज़ निकल जाएंगी। तो जब एक बैग से सिलेक्ट करने की बात आती है तो यही 2 पॉसिबल केस बन सकते हैं। तो जब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो कितना 3C3 इंटू 2C1, ये कितना आ जाएगा 3C1 इंटू 2C1 का होल क्यूब, प्लस ये कितना आ जाएगा 3C2 इंटू 2C2 3C1 इंटू 2C1 का होल क्यूब। इस तरीके से ये हमारा बन गया। ठीक है, इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे। साथ ही साथ हम पैरेलली ये भी देख लेते हैं कि इसकी बात कर लेते हैं कि अगर मान लो 2 बैग से सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2 बैग से वो 2 एक्स्ट्रा वाले सिलेक्ट हो रही है, तो 4C2 से तो हमने बैग सेलेक्ट कर लिए। अगेन जब आप 4C2 से बैग सेलेक्ट करोगे तो किस किस तरह की कहानियाँ रह सकती हैं इनके अंदर, वो भी हम लिख लेते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि जब हमने पता कर लिया कि बैग 2 और बैग 3 से एक एक बॉल और एक्स्ट्रा निकलनी है ना, तो निकलने के लिए ये हो सकता है कि भाई दोनों जगह से सेम कलर की एक्स्ट्रा बॉल निकल के आए, है ना। हो सकता है कि समझ रहे हो, दोनों जगह सेम कलर की निकल के आए। हो सकता है कि दोनों जगह से डिफरेंट, जैसे इधर रेड निकली तो इधर ब्लू निकला है, इससे ब्लू निकली तो इधर से रेड निकला है। जैसे मैंने बोला कि भाई 2 रेड, ठीक है, 1 ब्लू, और दूसरे वाले बैग से भी यही हुआ 2 रेड 1 ब्लू, और बाकी जो 1 बॉक्स 1 रेड 1 ब्लू बाकी 2 बॉक्सेस से ही हो गया। और क्या पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है कि भैया 1 रेड 2 ब्लू, ऐसे ही 1 रेड 2 ब्लू और 1 रेड 1 ब्लू का स्क्वायर, ये जो कि निकल ही रहता है वो हो गया। क्या और भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने बोला अगर अलग अलग कलर की निकले तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ऑफकोर्स ये है, जैसे मान लो सिलेक्ट करने पे 4C2 से बैग 3 एंड बैग 4 आ गया, तो इससे जो एक्स्ट्रा बॉल निकल रही है वो लेट अस से कि ब्लू बॉल है, इससे जो एक्स्ट्रा बॉल निकल रही है वो रेड है ना। ये भी पॉसिबल है कि हाँ इससे जो निकलने वाली रेड है और इससे ब्लू बॉल है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या 2 केस बनने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बैग 2 से बैग 3 4 सेलेक्ट हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों में ही क्या होगा 2 रेड 1 ब्लू। ठीक है, ऐसे ही बैग 4 से भी 2 रेड 1 ब्लू, वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो नंबर्स आएंगे ना वो 3C2 और 2C1 3C2 2C1 ही आएगा, है ना। परंतु अगर यहाँ की बात करें तो ये फ़र्क पड़ेगा ना कि भाई पहले जो 2 बैग सिलेक्ट हुए हैं B3 और B4, उनमें से ब्लैक कब निकल रही है और रेड कब निकल रही है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ट्वाइस ऑफ 2 रेड 1 ब्लू और 2, चलो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर से, है ना, यहाँ की चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस ट्वाइस ऑफ 2 रेड, या ट्वाइस नहीं लिखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, 1 ब्लू और ठीक है 1 रेड 2 ब्लू, और 1 रेड 1 ब्लू जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है 2 बार। समझ में आया? इस तरीके से ये चीज़ें हमारी चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है ना। अगर मान लो मैं ये हटाता तो फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता ना कि भाई ये तो होता कि B3 से रेड निकली है और B4 से ब्लू निकली है। दूसरा केस ये भी हो सकता था कि B3 से ब्लू निकले और B4 से रेड निकले, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया। अब मैं सभी के नंबर्स लिख देता हूँ जिससे कि मेरा काम हो जाए। तो देखो यार, इसके तो लिखे हुए हैं, इसके देख लेते हैं। यहाँ पे कितना बनेगा 4C2 इंटू
इसके नंबर्स की बात करें तो देखो 3c2 इंटू 2c1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 3c1 इंटू 2c1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 3c1 इंटू 2c2 का स्क्वायर इंटू 3c1 इंटू 2c1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा ट्वाइस ऑफ 3c2 इंटू 2c1 का स्क्वायर, नहीं 1 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ देखो कितना आएगा, प्लस या यहीं देख लो, प्लस ट्वाइस ऑफ 3c2 इंटू 3c2 इंटू 2c1 इंटू 3c1 इंटू 2c2, और ये हमारे पास यहाँ जो आएगा वो 3c1 इंटू 2c1 का स्क्वायर। कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा। 2c2 3c1 है ना, इस तरीके से सही लिखा है, ठीक है बिल्कुल। अब अपन क्लब कर लेते हैं इनको क्या क्या आने वाला है ना। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 4c1 तो 4 रहने दो। अब यहाँ पे देखो अंदर अंदर क्या बन गया, ये तो 1 हो गया, तो ये तो 2 हो गया, ये कितना 3 दूनी 6, 6 का क्यूब, प्लस ये कितना हो गया 3, ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो गया ऑफकोर्स 6 का क्यूब, तो ये तो इधर बन गया। 2 वाले की बात करें तो ये तो हो गया 6, बाहर एक है ना, इसकी वैल्यू 6 आएगी। उसके बाद अंदर अंदर क्या बन रहा है ना, ये बन रहा है तो हमारे पास 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर इंटू 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर तो 6 की पावर 4, तो ये हो गया, प्लस इसकी बात करें तो ये 3, ये 1, ठीक है, ये 2c2 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 3 दूनी 6, तो ये 1 हो गया, और ये 3 ये हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया 3 दूनी 6 का स्क्वायर। कुछ इस तरीके का बना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपके पास में क्या बोलते हैं 6 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, तो 6 क्यूब बन गया बाहर, ठीक है, और ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 36 है ना, ये बन गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 क्यूब, तो ये बाहर हो ही गया, और अंदर देखो कितना हो गया 36 72 प्लस 9, तो ये आ गया कितना 216 इंटू 81, ठीक है। इधर से देखो कितना आ रहा है, इधर से हमारे पास यहाँ से ही मैंने अगर 6 क्यूब कॉमन लिया, जो कि बाहर आके कितना बनेगा 216, 4 को अंदर लेके गया 8 और 4 3 12, तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ऐड करोगे तो 216 बाहर आ गया कॉमन लेके, ये 20 और 81, ठीक है, कितना हो गया भाई 20 और 81 मिला के हो गया 101। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये अपना आंसर बनेगा। तो देखो यार 216 इंटू 101, तो 6 1 2 सॉरी 21,816 है ना, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। देखिए भाई अगला सवाल बोला गया है कि एक m दे रखा है मैट्रिक्स जो इस तरीके से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इक्वल टू m की पावर 2022 है ना। 2022 में पेपर था तो इन्होंने 2022 पावर पूछ ली। देखो कहने का मतलब ये है कि जनरली होता क्या है, जनरली जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम बच्चों को ऑफकोर्स यही बोलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे ये भी पाते ही हैं, देखते भी हैं कि एक पैटर्न बनता चला जाता है। जैसे मैंने m के और 2022 तक पहुँचना तो मैं m स्क्वायर निकालूंगा, फिर m क्यूब निकालूंगा, m पावर 4 निकालूंगा, वहाँ से पैटर्न देखते हैं है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देखें तो अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि यार थोड़ा सा हटके अपन को लगा, अगर थोड़ा इजीली सॉल्व करना है तो। यहाँ पे ना 5/2 3/2 ये जो नंबर्स है ना, ये बहुत कुछ कह रहे हैं है ना। ये नंबर जो बहुत कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब हम इसको ना ऐसे देख सकते हैं, जो 5/2 लिखा है उसको भी अगर मैं क्या लिख सकता हूँ है ना, इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। 3/2 पे फोकस करते हैं, 1 + 3/2 लिख सकता हूँ इसको 5/2 को। अच्छा ये जो नंबर 3/2 उसको मैं 0 + 3/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो माइनस का 3/2 है इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0 - 3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो माइनस का 1/2 है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं भाई 3/2, अच्छा माइनस का है ना, देखो 1 - 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 ही आ जाएगा।
अब ऐसे लिखने से क्या है ना कि 3/2 3/2 3/2 हर जगह दिख गया है ना। और हमें एक बात पता होती है कि जब हम कोई दो मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर रहे हैं और सी मैट्रिक्स आ रही है तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली बात तो। और फिर जब ऐड करते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाते हैं। तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं ना अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लेटर से एम मैट्रिक्स है, इसको मैंने क्या बोला M1 और M2 के समय तोड़ रहा हूँ। एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 1 0 0 1, ठीक है, प्लस दूसरी मैट्रिक्स मैंने बोल दी ये 3/2 3/2 है ना। अब जब सब जगह 3/2 3/2 दिख रहा है तो मैं 3/2 कॉमन भी निकाल सकता हूँ बाहर और हर एक एलिमेंट से वो बाहर निकल जाएगा। 1 1 -1 -1। जब इस तरीके से मैंने इस मैट्रिक्स को लिखा तो ये मेरे लिए बहुत आसान सी चीज़ बन गई। ये तो आई है ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने चलो कुछ बोल दिया कि मान लो ये मेरी कोई ए मैट्रिक्स है, तो जो एम मैट्रिक्स बन के आई वो मेरे पास कितनी आ गई, I + 3/2 ए मैट्रिक्स, ठीक है, इस तरीके से बन गई। अब देखो यहाँ पे अगली बात हम ये करने वाले हैं कि जब मैं m² निकालूं या m की बात 2022 से, तो आपको ठीक है m² निकालो आप खुशी खुशी। जब आप m² निकालोगे तो आप लिखोगे I + 3/2 a, है ना। अब इसका ना वैसे तो सिंपल वाली अलजेब्रा नहीं लगी बट लग जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो 3/2 ही आएगा, चाहे आप I × a करो या फिर a × I करो, I तो गायब हो जाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा I² + 9/4 a² प्लस का ऑफकोर्स 3a इस तरीके से बनेगा, है ना। मैं जैसे आपको बात बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखो a² आ रहा है ना, a² निकाल देते हैं। a² निकालने में कोई बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो a² निकालोगे तो देखो कितना बनेगा, 1 1 -1 -1, ठीक है। ऐसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया 1 1 -1 -1, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1 × 1 सॉरी 1 × 1 1 आ गया, 1 तो ये 0 हो गया। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 ये भी 0 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 + 1 ये भी 0 आ जाएगा, और जब इसको अगले वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ देख ली कि भाई a² अगर नल मैट्रिक्स आ रही है तो ऑफकोर्स आगे कितनी भी पावर क्यों ना लगा लो 2 से बढ़ के, है ना, 3 4 सब जो है ना वो नल ही बनेगी। a की पावर 2022 जो भी कुछ आना है सब नल मैट्रिक्स बनने वाला है। जैसे ही मेरे को ये बात समझ में आई तो मेरा काम हो गया। मैंने बोला कि अब मैं सीधे सीधे m की पावर 2022 पे चलता हूँ और वो आएगा I + 3/2 a की होल पावर 2002। और इसको जब मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूँगा तो देखो मेरे पास कितना आएगा, 2022 C0 I की पावर 2022 इंटू इसकी पावर 3/2 a की पावर 0, तो इसका कोई मतलब नहीं, हटाओ इसको, प्लस 2022 C1 I की पावर 2021 इंटू 3/2 a, ऐसे आएगा। और फिर पावर्स जो a की बढ़ती चलेगी, अभी 0 है 1 1 2 इस तरीके से आएगी, लेकिन वो सारी नल मैट्रिक्स इसलिए मैं लिख नहीं रहा, खत्म हो गया, तो इतना ही बनेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो I होगा, I की पावर कितनी कर लो, ये 2022 होगा, है ना, और ये हमारा 3/2 होगा, और a मैट्रिक्स जो है वो हमारी ये हो जाएगी 1 1 -1 -1। और अगर आप ध्यान से देखो तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 2 से जब डिवाइड लगाओगे तो 1 0 1 1, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3033 3033 माइनस का 3033 माइनस का 3033। इसको जब i में ऐड करोगे तो हमारे पास देखो m की पावर 2022 जो है वो कितना आ जाना है, i का मतलब क्या है 1 1 और इधर इधर 0 0, तो 1 जब इसमें ऐड होगा तो 34 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3034। इसमें जब ऐड होगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा तो जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। अरे समझे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको कुछ तो दिख जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर आएगा। देखिए बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 17, सपोज दैट, है ना, 4 बॉक्सेस दे रखे हैं और हर एक बॉक्स के अंदर किस किस तरह की बॉलें हैं ये बता रखा है। आगे बोला है बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 1, कॉल दिस बॉल इज बी, ठीक है। इफ़ बी इज़ रेड देन बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 2, तो मतलब बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 से सिलेक्ट करने के लिए इन्होंने बता रखा कि भाई अगर ऐसी बॉल निकली पहले वाले बॉक्स से तो ऐसा होगा, अदरवाइज़ कुछ और हो जाएगा।
तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि मान लो बॉक्स 1 से जो भी बॉल बी निकल रही है ना, लेट अस से कि वो रेड बॉल अगर है, ठीक है। अच्छा, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8 डिवाइड बाई 8 और 3 11 5 ये 16, ठीक है। एक काम करते हैं, सारे सम करके लिख लेते हैं जितनी भी बॉल्स अवेलेबल है। जैसे इसमें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, बॉक्स 2 में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी, 9 5 14 4 18 का 8 हाथ लगी, 1 2 और 3 4 48 हो जाएगा। इसकी बात करें तो कितना बनेगा, 3 2 5 5 और 1 6 16। इसमें देखें तो कितना 6 दूनी 12 कि 2 हाथ लगी 1, तो ये हो जाएगा 32। तो हमने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो लिख ली। जैसे अगर मान लो रेड निकलती है तो हम जो बॉल अगली सेलेक्ट करेंगे वो बॉक्स 2 से सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर ब्लू निकलती है, ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/16, है ना, तो हम बॉक्स 3 से सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही अगर मान लो बॉल जो है वो ग्रीन निकलती है तो हम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/16, तो हम बॉक्स 4 से सिलेक्ट करेंगे। ये दे रखा है। आगे इन्होंने और क्या बोला है कि चलो ठीक है, आगे बोला है कि यहाँ तक बात आई थिंक हो गई ओवर, है ना। बॉक्स 4, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट, ठीक है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। तो ये दे रखा है, तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। ऊपर जो है हम देखेंगे भाई अगर गिवन बॉल जो है ग्रीन है तो क्या प्रोबेबिलिटी के वाइट बॉल आ जाए। तो देख लो भाई डिनोमिनेटर के पार्ट में क्या आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले कि अगर मान लो बॉक्स इससे 8/, हम नीचे क्या लिखने वाले हैं कि देखो बॉल तो 2 बार निकलेगी, है ना, 2 बॉल निकलने वाली है, एक बार बॉक्स 1 से और एक बार बॉक्स 2 या 3 या 4 किसी एक से, है ना। वो डिपेंड करेगा कि बॉक्स 1 से कैसी बॉल निकली। मान लो कि बॉक्स 1 से रेड बॉल निकली, उस बात की प्रोबेबिलिटी 8/16, 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मैंने ऐसे लिखा क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा क्यों। बॉक्स 2 में से फिर बॉल निकलेगी। अब हमें बोला नीचे तो एटलीस्ट एक बार तो ग्रीन निकले, इसमें तो ग्रीन निकली नहीं, इसमें रेड निकली, अब ग्रीन निकलेगी। अब ग्रीन कहाँ से निकलेगी, अब ग्रीन निकलेगी बॉक्स 2 से। बॉक्स 2 से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15/48, सही है। या फिर अगर ब्लू बॉल निकलती है तो उसकी निकलने की 3/16 प्रोबेबिलिटी है। अगर ब्लू निकली तो फिर बॉक्स 3 से ग्रीन निकालनी होगी। बॉक्स 3 से ग्रीन निकालोगे तो देखो भैया 12 कितना आ जाएगा, ये 16, प्लस अगर मान लो 5/16 से ग्रीन ही बॉल निकल गई, पहले बॉक्स 1 से ही ग्रीन निकल गई, तो देखो अब सोचो इन्होंने क्या बोला था, एटलीस्ट एक ग्रीन होनी चाहिए। हमारा एटलीस्ट एक ग्रीन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आगे जो आने वाली मतलब अब जो बॉक्स 4 से तुम बॉल निकालो उसमें क्या होगा, उसमें ग्रीन भी निकल सकती है, नॉन ग्रीन भी निकल सकती है। तो ग्रीन या नॉन ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो यहाँ आएगा, और वो होगा कितना, 1 ही तो होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बॉक्स 4 से जैसा कि मैंने बताया क्या क्या हो सकता था, बॉक्स 4 से ये भी हो सकता था कि भाई क्या निकल जाए, ग्रीन निकल जाए, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 10/32। ऑरेंज निकल जाए 16/32 और वाइट निकल जाए 6/32, सही है। इन सब का सम मिला के तो ये 1 आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है ना, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जरूरी थोड़ी ग्रीन ही निकले, एटलीस्ट एक ग्रीन होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी इसने कवर कर लिया। तो यहाँ पे कैसे ही निकले ग्रीन नॉन ग्रीन कोई दिक्कत नहीं, तो 1 हमने यहाँ पे लिखना तो लिख दिया। उसके बाद 6/32 जो आएगा, ठीक है, 6/32 इन्होंने बोला है कि भाई ये होने के बाद में अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट बॉल निकल आए, है ना। तो वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हम ऊपर लिख देंगे, यही हमसे पूछा है। तो पहले तो हमें बॉक्स 1 से ग्रीन निकलेगी जो कि 5/16 से निकलेगी, फिर उसके बाद वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/32 जो कि ऑफकोर्स बॉक्स 4 में अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से, है ना, करोगे तो देखो कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो 16 16 16, इसको भी एक काम करो 16 16 कर दो, ठीक है, और 16 16 16 16 सब जगह से 16 16 उड़ा दिया, तो ये 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया 2। मैंने क्या किया समझ में आया, 16 के स्क्वायर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 16 के स्क्वायर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह का बनेगा। और ये 3 से ये मैंने उड़ा दिया 5, और ये 2 से मैंने उड़ा दिया 3, तो मेरे पास देखो कितना आ गया होगा। मेरे पास न्यूमरेटर में तो आ गया होगा 15, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया होगा, न्यूमरेटर में तो आ गया होगा 15 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया होगा, 5 8 40 40 तो ये बन गया, और 12 3 36 ये बन गया, और 16 5 80 तो ये बन गया। तो ये इस तरीके से बन गया।
अब 3 से उड़ाने के लिए ऑफकोर्स 8 और 4 12, 120 ये आ गया, 36 ये आ गया, 3 5 15 और ये हो गया 40, ये हो गया कितना 12। इनका सम करोगे तो ये आ जाएगा 5/52। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी बनेगी, जो कि अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यार एक और क्वेश्चन है ना। एक पहले तो इन्होंने दे रखा है Fn इज इक्वल टू n प्लस समथिंग समथिंग दे रखा है, ये सीरीज टाइप से चल रही है। फिर इन्फिनिटी पे हमें लिमिट बतानी, चलो वो तो बात की बात है, पहले तो हम इसको देखते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमारा है सपोज कुछ, क्या बोले इसको, चलो Sn बोल देते हैं, ठीक है, या Gn, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं बोलते। अब आप थोड़ा समझो इस चीज़ को, ये है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो है ये, है ना। इसका जनरल टर्म लिखते हैं लेटर से टी आर लिखोगे तो देखो यार डिनोमिनेटर में ये जो 3n² चल रहा है, तो ऑफकोर्स वो तो सभी जगह चल रहा है, तो r में भी चलेगा 3n² प्लस नीचे 4n 8n 12n इस तरीके से भी चल रहा है। अच्छा एक चीज़ समझो, ये जो 7n² बना ये कैसे बना होगा, 3n² प्लस का 4n², और 4n² को मैं 16n² लिख दूँ, ठीक है, सॉरी 16n², क्या बोला था मैंने, ये 4n, ये कितना 4n² ऐसे कर दिया। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हम देखेंगे वो कितने हो जाएंगे, वो अभी हमें समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उससे पहले एक चीज़ और हमें समझनी है कि जो 3n² वाली चीज़ थी वो तो हमने क्रैक कर ली और यहाँ पे TR में भी लिख दी। अब जरा समझो कि डिनोमिनेटर में ये जो 4n, ये जो 8n और ये 12n चल रहा है, ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है देखो कि 4n × 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है 4n × 2, ये लिखा हुआ है 4n × 3। बात समझ में आ गई। तो जो लास्ट टर्म हमारे पास लिखा है ना, वो भी कुछ इस तरीके से समझो कि 4n², है ना, इधर कर लेते हैं, 4n² इज इक्वल टू 4n × समथिंग, और वो 4n से हमने ये उड़ा दिया, तो ये जो समथिंग है ना वो कितना आ जाएगा n। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, n टर्म्स हैं, ये हमने क्रैक कर लिया। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में जो चीज़ आ रही है वो आप देख सकते हो कि 4n × r टाइप से बनेगी, है ना, ये समझ में आ गया, क्योंकि r की वैल्यू 1 डालेगा तो तेरे को 4n मिल जाएगा, r की वैल्यू 2 डालेगा तो 4n × 2 मतलब 8n मिल जाएगा, इस तरीके चलता चला जाएगा। अब हमारी बात आती है कि न्यूमरेटर में हम कैसे सोचें, तो न्यूमरेटर में भी हम सोच लेंगे, जैसे कि इन तीनों टर्म में माइनस का 3n² चल रहा है, तो इधर भी माइनस का 3n² हमने कर दिया। उसके बाद में ये जो 16 32 48, 16 कम 16 16 32 16 3 48 ऐसे चल रहा है ना, तो ये तुम्हारे पास 16r चल रहा है, सही है ना। उसके बाद ये जो 5n n -3n ये चल रहा है, ये क्या है ना, ये भी समझ लेते हैं। तो समझने में अगर हम बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना है, माइनस का 4n है, इन दोनों का डिफरेंस बता दो माइनस का 4n है, बोलो गेम ओवर। ये जो टर्म्स आने वाले हैं 5n n और माइनस, ये हमारे AP में होंगे। AP में हम अगर जनरल टर्म लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म जो कि 5n हो गया प्लस n - 1 इंटू, तो n - 1 की जगह अपन लिख सकते हैं r - 1 इंटू d कितना है, माइनस का 4n है, ठीक है ना। तो इसको ओपन कर ले तो ये आ जाएगा 5n माइनस का 4rn प्लस का 4n, तो मिलके हो गया कितना 9n - 4rn, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये लिखने वाला हूँ 9n - 4rn, क्लियर है, ये बनेगा, है ना। अब जैसे हमने जब जनरल टर्म लिख लेते हैं तो उसके बाद में हम ऑफकोर्स वेरीफाई करना चाहेंगे, और देखो इसको nth टर्म भी दे रखा है, तो हम क्यों ना एक काम करें, इसमें r = n सब्स्टिट्यूट करें। r = n सब्स्टिट्यूट करते देख लेते हैं कि भाई न्यूमरेटर पार्ट सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये हो जाएगा 16n और ये हो जाएगा कितना 9n माइनस का 4n² माइनस का 3n²। तो देखो यार 16 और 9 25, हाँ 25n माइनस का 4 और 3 7n² बन रहा, तो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास हमारा एक काम तो हो गया कि हमारे पास हमको TR टर्म का मिल गया, SN का TR टर्म मिल गया, ठीक है। TR टर्म मिलते हैं, अब थोड़ा थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में कैसे इसको निपटाया जाए, है ना। तो देखो TR टर्म को आप ऐसे लिख लो 4rn और ये
तो हमारे पास 16r प्लस 9n डिवाइड बाई 4rn प्लस 3n स्क्वायर, तो ये हो गया। -1 आ रहा है, देख लो ध्यान से, -1 आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लिया आपने। इन दोनों को क्लब कर लिया है ना, माइनस कॉमन ले लिया और इन को डिवाइड कंप्लीटली लग जा रहे हैं, है ना। अब जैसे ही ये हुआ, देखो अपना फ़ायदा हो गया एक तरीके से। अब मुझे Sn निकालना है, तो Sn निकालने के लिए मैंने क्या करूँगा, सिग्मा टी आर, r इज इक्वल टू 1 से लेके n बोलूँगा, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n, और ये हो जाएगा 16r प्लस 9n डिवाइड बाई 4nr प्लस 3r n स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। और उस पर भी सिग्मा स्प्लिट होगा, बट r इज इक्वल टू 1 के लिए 1 रहेगा, 2 के लिए भी 2 रहेगा, n के लिए n रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का n। अच्छा, और ये Sn है, तो Sn प्लस n इज इक्वल टू कितना आ गया, Sn प्लस n इज इक्वल टू आ गया सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n 16r प्लस 9n डिवाइड बाई 4nr प्लस 3n स्क्वायर। और बेटी ये Sn प्लस n जो है वो हमारे पास में वो Fn बन गया, है ना, वो कितना बन गया, Fn बन गया। तो Fn इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n। अब देखो ध्यान समझना, हमें अल्टीमेटली पूछा कि लिमिट पूछी, तो हम सब कुछ करने वाले हैं, यही आ जाते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, Fn की जगह उठा के मैंने, ये हमारा Fn है, तो Fn की जगह उठा के हमने ये लिख दिया सिग्मा 16r प्लस 9n डिवाइड बाई 4nr प्लस 3nr स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 से लेके n। अब ये हमारा क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन समझते हैं, है ना, वो बन गया। ठीक है, फटाक से यहाँ से हमें क्या करना है, n स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, नहीं ऐसे लिख लो, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर एक n हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और जब कॉमन ले रहे हैं तो इसको उड़ा दो, और कॉमन लिया है तो जाहिर सी बात है एक ये तो गायब हो ही जाएगा, ठीक है, और एक नीचे n इस तरीके से आ ही जाएगा। अगेन एक n हमने बाहर निकाल दिया, एक n इसके नीचे लगा दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। अब बहुत ही सिंपल है, 1/n को dx, बाकी r/n को x, तो ये अच्छा खासा अपना इंटीग्रेशन का बन गया। r इक्वल टू 1, तो ये 0 से 1 जाएगा लिमिट, और इधर हो गया dx, और इधर कितना आ जाएगा 16x प्लस 9 बटे 4x प्लस 3। इसको इंटीग्रेट कर लो फटाफट से, तो देखो ये कितना आ जाएगा 16x है ना, तो अभी तो डिवाइड लगेगा इसमें से यार, है ना, अभी तो डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक, 4x प्लस 3, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ को मैंने बेसिकली ऐसे लिख दिया, 4x प्लस 3 जो डिनोमिनेटर में वही लिख दिया, है ना, और 4 कॉमन लिख दो, 4 दिया 12, एक्स्ट्रा में 3 आ गया तो माइनस का 3, और सेपरेट भी कर दिया 4x प्लस 3, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से दिखेगा, माइनस का 3 dx अपॉन 4x प्लस 3, और 0 से 1 लिमिट, 0 से 1 लिमिट। बस इसी को सॉल्व कर लेना है फटाफट से, है ना। तो देखो क्या आने वाला है, तो ये तो हो गया अपना कैंसिल होके, है ना, 4 dx, तो ये आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 4 dx प्लस 0 से 1, ठीक है, माइनस है ना, माइनस का 0 से 1 3 dx अपॉन 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। अब आप इंटीग्रेट कर दो इसको, तो ये तो आ जाएगा 4x, तो 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा, माइनस 3 बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 4x प्लस 3, और 1/4 से हमें ऐसे करना पड़ेगा, और 0 से 1, तो ये बन गया कितना 4 माइनस 3/4, 1 डालूंगा तो कितना हो जाएगा ln 7, और माइनस का ln 3, ठीक है। तो ये आ गया कितना 4 माइनस 3/4 ln 7/3। तो ये आंसर बनना चाहिए, जो कि देख लो कौन सा ऑप्शन है, 4 माइनस 3/4, 4 माइनस 3/4
ln 7/3 जो कि आपको मिलेगा बी ऑप्शन में, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाने वाले भी थे। पेपर 2 ओवरऑल थोड़ा सा अच्छा था, पेपर 1 काफ़ी इजी रहा, है ना। थैंक यू।